क्यों कुछ लोगों के लिए भारत एक निम्न कोटि का इंटॉलरेंट होस्ट है। वो जो पिच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पहले मैच में इस्तेमाल हुई है वो आज भी इस्तेमाल नहीं है, तो वो किसी काम के लिए बचा के रखी हुई है। क्या 2023 विश्व कप की घटनाओं के कारण आईसीसी अब कभी भारत को वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने नहीं देगा? परंतु क्या विश्व का कोई देश ऐसा है जहां इससे कई गुना गंभीर घटनाएं ना हुई हो? क्या है भारत को खराब होस्ट बताने का असली कारण? कैसे इस पूरे प्रकरण के मध्य भी नरेंद्र मोदी और कैसे भारत की छवि धूमिल करने के प्रयास विफल होने वाले हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में क्रिकेट का विश्व कप हो रहा है और भारत एक निम्न स्तर का होस्ट है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। आरफा खानम शेरवानी ने लिखा कि भारतीय क्राउड के घटिया बिहेवियर से वो शर्मसार हैं और भारतीय क्राउड को ऐसा बनाने वाला कोई और नहीं मोदी और आरएसएस है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में भारत के क्राउड को घटिया बना दिया। इस बात पर पाकिस्तान के पूर्व स्पिन बॉलर दानिश कनेरिया और आरफा खानम शेरवानी की लड़ाई हो गई, जहां दानिश ने आरफा को कहा, यदि भारतीय होने पर शर्म आ रही है तो पाकिस्तान आ जा, भारत के बहुत से लोग तुम्हारा ट्रिप स्पॉन्सर कर देंगे। उसके रिप्लाई में आरफा ने दानिश पर अजीब से शब्द दे के मारे, जिसका दानिश की बात से कुछ लेना देना नहीं था। कुछ और लोगों ने लिखा कि विश्व कप तो 2011 में भी हुआ था, पर ऐसा बिहेवियर क्राउड का हमने पहले कभी नहीं देखा, अब हम इंटॉलरेंट हो गए हैं। और ये लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं ये केवल भारत के नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट ने अहमदाबाद में हुए भारत पाकिस्तान मैच को सीधा न्यूरमबर्ग रैली से कंपेयर कर दिया। Whole backdrop of being a sort of part of Modi's election campaign is odd. The sight of all those blue shirts at Narendra Modi Stadium the other night was just bizarre. A Nuremberg rally, didn't it? और कमाल की बात यह थी कि ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट ने भी इसके पीछे नरेंद्र मोदी का ही हाथ बताया। हाँ, जिसको न्यूरमबर्ग रैली के बारे में नहीं पता, तो हिटलर की नाजी पार्टी न्यूरमबर्ग में 1933 से 1938 के बीच में रैलियां किया करती थी, जहां हिटलर स्पीच देता था और नाजी समर्थक क्राउड में होते थे। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलियाई जर्नलिस्ट भारत के प्रधानमंत्री को हिटलर और भारत की जनता को नाजी बता रहे हैं। पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अनुसार पूरा स्टेडियम ब्लू जर्सी पहने हुए था। और पीसीबी ने भी आईसीसी को कंप्लेंट की क्राउड के बिहेवियर के बारे में। हाँ, वो बात अलग है कि आईसीसी ने पीसीबी की इस कंप्लेंट को निराधार बताया। तो भारत के क्राउड ने ऐसा क्या कर दिया कि ये सभी लोग संपूर्ण भारत को बैड होस्ट बुलाने लगे, या फिर बैड होस्ट बुलाने के पीछे कोई और कारण है? तो कुछ वीडियोस दिखाए गए। एक वीडियो जिसमें भारतीय समर्थक बांग्लादेशी समर्थक शोएब अली, या जिसे लोग टाइगर शोएब के नाम से जानते हैं, उसके टाइगर मैस्कट का ये हाल कर देते हैं। और बांग्लादेशी समर्थक क्योंकि संख्या में कम होते हैं तो वो कुछ क्राउड का कर नहीं पाते। ये प्रॉपर बुलिंग है और किसी भी देश के समर्थक को किसी भी अन्य देश में ऐसा कुछ झेलने को नहीं मिलना चाहिए। और इस वीडियो पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि भारत को मल्टीनेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने को मिलने ही नहीं चाहिए। इसके अलावा एक वीडियो जो सबसे अधिक वायरल किया गया वो ये, जिसमें रिजवान आउट होकर वापस जा रहा था और भारतीय फैंस जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इस पर उदयनिधि स्टालिन, जिसने सनातन धर्म को जड़ से समाप्त करने की बात कही थी, वो बोला कि हम एक नए लो पर जा चुके हैं। इस पर्टिकुलर मुद्दे पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक्चुअल बात आपको पता चल जाएगी कि जय श्री राम के स्लोगन क्यों गलत नहीं थे। वीडियो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा एक तीसरा वीडियो जो शेयर किया जा रहा है वो ये है। इस वीडियो को दिखाकर बोला जा रहा है कि भारत एक बैड होस्ट है। मेरे हिसाब से तो इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था जो गलत था। इस प्रकार के बैंटर्स दो देशों के, दो क्लब्स के फैंस के बीच में आम होते हैं और हर स्पोर्ट्स में ऐसा देखने को मिलेगा। तो ऐसे कुछ भी रैंडम वीडियोस दिखाकर ये प्रयास किया जा रहा है कि भारत एक बैड होस्ट है और यहाँ मल्टीनेशनल इवेंट्स नहीं होने चाहिए। तो ऐसा नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? इसके पीछे का असली कारण जानकर हिल जाओगे, पर उससे पहले जानते हैं कि दूसरे देशों में किस किस प्रकार के इंसिडेंट्स हो चुके हैं अगले अध्याय में। भारत को एक निम्न कोटि का होस्ट और इंटॉलरेंट देश कहा जा रहा है, कुछ उदाहरण देते हुए। परंतु क्या इन उदाहरणों के अनुसार विश्व का कोई भी देश ऐसा है जो निम्न कोटि का होस्ट ना हो?
कुछ उदाहरण देखते हैं। जनवरी 2021 में भारत ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच सीरीज खेलने गई थी। क्या हुआ वहां पर? जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर क्राउड के द्वारा नस्ल भेदी स्लोगन्स लगाए गए, भूरे कुत्ते कहा गया और इस वजह से मैच को कुछ देर के लिए रोका भी गया। मैच फिर से चालू हुआ और मोहम्मद सिराज को फिर से कीड़ा कहा गया। आईसीसी के द्वारा जांच बिठाई गई और अंत में निकल कर आया कि नस्ल भेदी स्लोगन्स लगाए गए थे। और ये कोई पहली बार नहीं था। 2018 में मेलबॉर्न में मैच चल रहा था और नस्ल भेदी स्लोगन्स भारतीय खिलाड़ियों और फैंस पर मारे गए। 12 लोगों को मैदान से बाहर कर दिया गया। अब ये देखिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि नस्ल भेद ने देश का सर झुकाया और ये 2006 का आर्टिकल है, जब कुछ अश्वेत खिलाड़ियों को नस्ल भेदी टिप्पणी झेलनी पड़ी थी क्राउड के द्वारा और इस पर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हुई थी। 2003 में भी ऐसे केसेस मिलते हैं। ये सब केवल ऑस्ट्रेलिया के पिछले 20 वर्षों के उदाहरण हैं और ये प्रॉपर रेसिज्म है। कोई जय श्री राम का नारा या फिर कोहली कोहली के चैंट्स नहीं है जिन्हें दिखाकर भारत को निम्न कोटि का होस्ट कहा जा रहा है। पाकिस्तान इससे और आगे है क्योंकि वो अपने देश में आई टीम्स को पत्थरों से पीटती है। इरफान पठान की आंख पर कील मारी गई थी। यही नहीं, पाकिस्तानी फैंस बियर की बोतलें खिलाड़ियों पर फेंकते हैं। Now it's time for the Australians to receive their mementos, also from Lord Alexander. But a full can has hit Michael Bevan in the face. And that's enough for Steve Waugh, and he's taken his players off the podium. 2010 में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में और शराब के नशे में धुत एक ऑस्ट्रेलियाई फैन ने पाकिस्तानी प्लेयर को पीछे से धर लिया। सिक्योरिटी को बीच में आना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया कितना सेफ है किसी क्राउड में। और ये केवल ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की कहानी नहीं है। 2022 में इंग्लैंड और भारत का टेस्ट मैच हो रहा था एजबेस्टन में। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों को और भारतीय फैंस को फिर से रेसिज्म झेलना पड़ा, सबसे बुरे किस्म का। मोहम्मद शमी को शिटी शमी के स्लोगन्स मिले, डेल्टा डेल्टा के नारे लगाए गए, जो कि कोरोना वायरस का वेरिएंट था जो भारत में फैला था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डेविड वार्नर के अनुसार 2020 वो पहला साल था जब वो इंग्लैंड गए हों और उन्हें क्राउड ने गाली ना दी हो। इस व्यवहार की जांच की गई तो पता चला कि इंग्लिश क्रिकेट में रेसिज्म कूट कूट कर भरा हुआ है। बाकी न्यूजीलैंड के क्राउड की गालियां और रेशियल बिहेवियर भी मशहूर है। ये सभी पिछले कुछ वर्षों के किस्से हैं, पर इस प्रकार के किस्सों का पूरा इतिहास है। 1879 में सिडनी में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच था। एक खिलाड़ी को गलत आउट दे दिया गया। 2000 ऑस्ट्रेलियाई फैंस पिच पर भाग आए। 2 अंग्रेज खिलाड़ी घायल कर दिए गए। 1971 में सिडनी में क्रिकेट मैच चल रहा था। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बियर की बोतलें मारी गई। एक साइड स्क्रीन स्टाफ को भी बोतलें लगी जो बेहोश हो गई, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। बाकी क्राउड के नंगा भागने के केसेस तो अनेक हैं ही। ऐसी एक भी शिकायत भारत में हो रहे वर्ल्ड कप के आयोजन से नहीं आ रही होगी यदि एक आध इंसिडेंट को छोड़ दें तो। भारतीय क्राउड ने पाकिस्तान के बाप होने के नारे अवश्य लगाए हैं। पर यदि इस प्रकार के नारे लगाने से बैड होस्ट हो जाते हैं तो ऐसा कहने वालों ने कभी स्पोर्ट्स देखा नहीं है। अब यदि ऐसे में इस वर्ल्ड कप में जो भारतीय क्राउड है आप उसे बुली कहोगे या फिर भारत को एक बैड होस्ट कहोगे तो बाकी देशों में तो हालात इसे खराब ही रहे हैं और हमेशा से रहे हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में बे 13 नाम से एक स्टैंड है जो उपद्रवी क्राउड के लिए फेमस हो चुका है। कहां होस्ट करवाना चाहिए फिर क्रिकेट, बताइए। पर सत्य यह है कि इस पूरे बवाल का रीजन भारतीय फैंस का बिहेवियर है ही नहीं। रीजन 13 वर्ष पश्चात होने वाली किसी घटना से भारत का जुड़ाव प्रतीत होता है। क्या है वो घटना, वो आगे देखते हैं। जब इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स पूरे विश्व में हो गए और कोई कुछ नहीं बोला तो इंडिया इज अ बैड होस्ट क्यों बोला जा रहा है? और इसके साथ कोई ये बात लगाना नहीं भूला कि भारत में मल्टीनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स नहीं होने चाहिए। सोचिए ऐसा क्यों किया गया होगा। चलिए अब कुछ डेट्स पर फोकस करते हैं। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का पहला मैच था। सपोजिटली ओपनिंग सेरेमनी होनी थी पर नहीं हुई। फिर 14 अक्टूबर 2023 भारत का पाकिस्तान से मैच था और इसी दिन स्पेशल सेरेमनी कराई गई जिसमें बड़े बड़े सिंगर्स ने परफॉर्म किया। 1.25 लाख से अधिक लोग अहमदाबाद के स्टेडियम में बैठे थे और पूरा माहौल बना हुआ था। आपको क्या लगता है कि भारत ने ओपनिंग सेरेमनी क्यों नहीं कराई, जबकि हर बार तो ऐसा ही होता था? क्या भारत पाकिस्तान के मैच को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई थी? नहीं, पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
14 अक्टूबर को कुछ और भी होना था जो पहले से तय था और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भारत ने इसी दिन यानी 14 अक्टूबर को 2036 का ओलंपिक्स भारत में रिपोर्टेडली अहमदाबाद में करवाने के लिए बिडिंग अनाउंस की और ऐसा स्वयं नरेंद्र मोदी ने किया। 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। अब इसी दिन के बाद से भारत एक बुरा होस्ट है। भारत में मल्टीनेशनल इवेंट्स नहीं होने चाहिए या भारत का क्राउड इंटॉलरेंट है, इस प्रकार के बम गिराए जा रहे हैं। यही लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि भारत में इस वर्ल्ड कप से पहले क्राउड ने कभी भी इस प्रकार का कुछ नहीं किया। इस सरकार ने लोगों में हेट भर दी है और उनके आने से भारत ऐसा हो गया है। क्या यह सत्य है? थोड़ा इतिहास देखते हैं। 1966 में वेस्टइंडीज की टीम भारत आई थी। दूसरा टेस्ट मैच था ईडन गार्डन में और स्टेडियम में जितनी सीट्स थी उससे कहीं अधिक टिकट्स बेच दी गई थी। लोगों ने अंदर घुसना चाहा, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लोग ज्यादा थे तो पुलिस नहीं रुक पाई। लोगों ने स्टेडियम में बेंच जला दिए और पिच खोद डाली। अगले दिन खेल नहीं हो पाया। 1969-70 में ऑस्ट्रेलिया भारत आई और ईडन गार्डन में ही टेस्ट था। 25,000 लोग लाइन में लगे हुए थे टिकट लेने के लिए। जैसे ही टिकट काउंटर खुला तो लोगों को कंट्रोल कराने के लिए पुलिस ने टीयर गैस के गोले छोड़े और लोगों ने बोतल और पत्थर चलाए। पूरे कांड में 6 लोग मारे गए। फिर 1984-85 आया और फिर से टेस्ट मैच कलकत्ता के ईडन गार्डन में था। सुनील गावस्कर कप्तान थे और उन्होंने कपिल देव को मैच नहीं खिलाया था। लोग गुस्से में थे और क्राउड ने उन्हें फ्रूट फेंक कर मारा। गावस्कर ने भारतीय टीम को वापस बुला लिया। फिर कलकत्ता के ईडन गार्डन में ही भारत श्रीलंका का 1996 का विश्व कप का सेमीफाइनल चल रहा था और भारत की टीम एकदम से कोलैप्स कर गई। इसको देखकर क्राउड ने उपद्रव चालू कर दिया और स्टेडियम के स्टैंड्स जला दिए गए और ग्राउंड को बोतल से भर दिया गया। फिर 1999 में पाकिस्तान भारत खेलने आई। कलकत्ता टेस्ट मैच में सचिन रन ले रहे थे और शोएब अख्तर ने बीच में खड़े होकर सचिन को रन आउट करवा दिया। उसके बाद शोएब अख्तर बाउंड्री पर फील्डिंग करने गए तो क्राउड ने शोएब को बॉटल्स, फ्रूट्स, पत्थर से मारा और मैच को रोकना पड़ा। 65,000 लोगों को ग्राउंड से भगाना पड़ा, तब जाकर मैच फिर से शुरू हुआ। 2002 में जमशेदपुर में भारत वेस्टइंडीज के मैच में स्टैंड्स जला दिए गए थे और बॉटल्स को ग्राउंड में फेंका गया था। आज 2023 के वर्ल्ड कप में जैसे इंसिडेंट्स हुए हैं उससे कहीं अधिक भारत के दर्शकों द्वारा पहले किया जा चुका है। बल्कि आज तो क्रिकेटर्स को इंडियन क्राउड अलग लेवल पर सपोर्ट करता दिखता है। इस वर्ल्ड कप में ही देखिए वार्नर को कितना प्यार मिल रहा है। इसी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के नवीन उल हक को कितना सपोर्ट मिला। इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के मार्श का बर्थडे था और क्राउड कुछ ऐसा था। कोई एक आधा बात छोड़ दे तो भारत का क्राउड क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस सब के बाद भी इंडिया इज अ बैड होस्ट। हिटलर के राज में क्राउड इज इंटॉलरेंट के नैरेटिव बनाने का प्रयास चल रहा है। कदाचित इसका रीजन भारत की ओलंपिक के लिए बिडिंग है, जिसमें सफलता भारतीय सरकार की बड़ी सफलता होगी। परंतु क्या जिन उदाहरणों से भारत की छवि को खराब करके भारत को खराब होस्ट दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या वो भारत की ओलंपिक बिडिंग को और भारत की छवि को प्रभावित कर सकते हैं? वो आगे देखते हैं। भारत ने 14 अक्टूबर 2023 को अनाउंस किया कि वो 2036 ओलंपिक्स के लिए बिडिंग कर रहा है। उसके अगले ही दिन से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भारत एक बेकार होस्ट है, भारत का क्राउड बेकार है, भारत में नस्लवाद है, भारत हिटलर जैसे तानाशाह के राज में है और नीली जर्सी पहने हुए क्राउड न्यूरमबर्ग की याद दिला रहा है। ऑफ कोर्स ये एक फेल्ड अटेम्प्ट है नैरेटिव सेट करने का और उसका एक बेसिक कारण यह है कि दुनिया का कोई देश, कोई आयोजन ऐसा नहीं है जहां इससे कई गुना अधिक घटनाएं ना हुई हों। टोक्यो में 2021 में ओलंपिक गेम्स हुए। वर्ल्ड एथलेटिक्स में पाया गया कि महिला खिलाड़ियों को डिस्टर्बिंग लेवल ऑफ अब्यूज झेलना पड़ा है, ऑनलाइन और ग्राउंड दोनों पर। ऑनलाइन अब्यूज में सेक्सिस्ट, रेसिस्ट और ट्रांसफोबिक जैसी चीजें थी। बाकी ग्राउंड अब्यूज का एक उदाहरण देखिए। प्लेयर को मैच खेलते खेलते गालियां बकी गई, जिसमें एक गाली थी यू सक। प्लेयर ने बीच स्टेडियम में स्पीच दी कि मुझे पहले भी गालियां पड़ी हैं, परंतु यहाँ जिस स्तर पर जाकर गालियां दी गई हैं वो मुझे अत्यंत पीड़ा दे गई हैं। Honestly, don't know when I'm gonna play my next tennis match.
Sorry. ये उस जापान में हुए ओलंपिक गेम्स का दृश्य है जहां का क्राउड बहुत ही सोबर बताया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के केसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं जहां 2032 में ओलंपिक है। इससे पहले रियो में भी ऐसा ही देखा गया था। 2012 में लंदन में ओलंपिक गेम्स हुए थे जहां के क्रिकेट के उदाहरण हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 2004 में एथेंस में ओलंपिक हुए थे। क्राउड को एक मैच का फैसला पसंद नहीं आया और क्राउड ने मैच रुकवा दिया। इसी एथेंस ओलंपिक में ब्राजील का एक मैराथन रनर जीत रहा था तो एक लोकल प्रीस्ट ने खिलाड़ी पर हमला कर दिया और उसे क्राउड में खींच लाया। Someone came onto the course, grabbed Lima and took him into the crowd. Who is that guy? ओलंपिक्स छोड़िए, 2005 में यूएफए चैंपियंस लीग जैसे बड़े यूरोपियन उत्सव में मैदान पर पटाखे वाली मिसाइल्स दाग दी गई। वो प्लेयर्स तक को लग गई। मैदान के दृश्य कुछ ऐसे थे, आग से भरे हुए। 1985 में बेल्जियम में यूरोपियन कप का फाइनल चल रहा था। दोनों टीम्स के फैंस एक दूसरे से भिड़ गए, एक दीवार गिर गई और 39 लोग मारे गए। 1993 में जर्मनी में स्टेफी ग्राफ के एक टेनिस फैन ने मोनिका सेलेस पर चाकू से प्रहार कर दिया। 2016 में ग्रीस में फुटबॉल मैच चल रहा था। क्राउड को किसी बात पर गुस्सा आ गया और मैदान में आग लगा दी गई। फ्लेयर्स का यूज करते हुए दंगों वाली स्थिति हो गई थी। Gracias. 1879 से ये घटनाएं मॉडर्न टाइम में रिकॉर्ड होनी आरंभ हुई हैं और आज तक नहीं रुकी हैं। किस देश में ये घटनाएं नहीं हुई हैं, किस खेल में नहीं हुई हैं, किस इवेंट में नहीं हुई हैं। इसीलिए जो बकवास की जा रही है, यदि ये बकवास भारत की ओलंपिक बिडिंग पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के लिए है तो ये व्यर्थ है, और यदि ये केवल भारत की छवि पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के लिए है तो भी व्यर्थ है, क्योंकि भारत में हुई घटनाओं से कहीं अधिक फैंस और खिलाड़ी जो हैं वो देश और दुनिया में ऑलरेडी देख चुके हैं। भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हुए ये वो कुछ लोग हैं जिनका विरोध पॉलिटिकल है, जो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, परंतु इस मोदी विरोध में वो भारत विरोधी काम कर जाते हैं। कैसे, वो आगे देखते हैं। विश्व पटल पर भारत की साख अब बदल रही है और भारत को विश्व के अनेकों देश अब सीरियसली लेने लग गए हैं। अभी हमने G20 इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। यह भारत की साख के लिए एक अच्छी बात थी, पर वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा। आर्टिकल लिखने वाली थी राणा आयूब और लिखा गया कि भारत में G20 तो हो रहा है, लेकिन भारत में जिनके हाथ में सत्ता है वही भारत से कोएग्जिस्टेंस की भावना को समाप्त कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छापा जाने लगा कि भारत की सरकार को गरीबों से शर्म आती है। कुछ ऐसे ही आर्टिकल गुजरात के लिए भी लिखे गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप वहां गए थे। सोचिए ये आर्टिकल G20 के समय या ट्रंप के विजिट के समय ही क्यों लिखे गए होंगे। जब G20 को भारत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया गया तो वर्ल्ड कप को क्यों नहीं लिया जाएगा। और ऐसा बहुत बार हुआ है। भारत ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया, लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम हो गई। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। 2020 तक भर भर कर आर्टिकल लिखे गए कि मेक इन इंडिया एक फेल्ड मिशन है, और आज किसी में दम नहीं कि वो मेक इन इंडिया को एक फेल्ड प्रोजेक्ट बोल पाए। डिजिटल पेमेंट या कहीं UPI की बात हुई तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। अब क्या सब्जी वाले ऑनलाइन 7-7 रुपए लेंगे? Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? और आज UPI एक नई ऊंचाई को देख रहा है। भारत ने वंदे भारत लॉन्च की, पर उसका भी विरोध एक बड़े धड़े ने किया। कुछ लोगों द्वारा जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। भारत की डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पर प्रश्न उठे। लोगों के लिए टॉयलेट्स बने तो उनके बाहर शौच करने के अधिकार जैसे प्रश्न उठाए गए। बैंक अकाउंट खोले गए तो कहा गया कि लोगों को मजबूर करके बैंक अकाउंट खोले जा रहे हैं। लोगों को गैस चूल्हे मिले तो कहा गया कि इससे कुम्हार बेरोजगार हो जाएंगे। आप किसी जनसाधारण की स्कीम पर ऐसी बकवास और कहीं नहीं ढूंढ सकते। ऐसा भारत में ही होता है। आए दिन भारत की छवि को खराब करने के लिए भारत को इस्लामोफोबिक बड़ी बड़ी पत्रिकाओं से लिखवाया जाता है। भारत विमेन सेफ्टी में वर्स्ट है, ऐसे आर्टिकल्स भी आ चुके हैं, जबकि सत्य इसके बिल्कुल उलट है। लेकिन इन सभी नेगेटिविटी से परे कैसे ओलंपिक जैसे इवेंट्स भारत की इकोनॉमी के लिए फलदायक हो सकते हैं, वो आगे देखते हैं।
2036 का ओलंपिक यदि भारत को मिलता है तो भारत के लिए क्या कर सकता है? जो टेबल आपको स्क्रीन पर दिख रही है उसमें 1964 से 2008 तक जितने ओलंपिक गेम्स हुए हैं उनका जीडीपी नंबर आपको दिख रहा होगा। जापान में 1964 में ओलंपिक हुए, खेल से एक साल पहले जीडीपी 8.8% थी, खेल वाले साल में 11.2% हो गई, यानी 3% से बढ़ी। इसी प्रकार मैक्सिको की जीडीपी 5.9% से 9.4% हो गई थी, जर्मनी की 3% से 4.3%, कनाडा की 1.8% से 5.2% और सोवियत यूनियन की 1.7% से 4.3%, अमेरिका की 4.5 से 7.2% और बाकी स्टैट्स भी आप टेबल में देख सकते हैं। अधिकांश जगह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ जीडीपी में, एक दो जगह हल्की सी गिरावट भी हुई जो कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से हो सकती है। पर यह जीडीपी का बढ़ना केवल एक साल का गेम नहीं होता है। उदाहरण के लिए कोरिया का उदाहरण लेते हैं। 1988 में कोरिया में ओलंपिक हुए, 1981 में कोरिया को ओलंपिक करवाने की परमिशन मिली थी, तो 1981 से 1988 तक कोरिया में ओलंपिक गेम्स की वजह से $7 बिलियन उस समय प्रोडक्शंस में आए थे और $2.7 बिलियन नेशनल इनकम में आए थे और एवरेज एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ 12.4% पहुंच गई थी। जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 2300 यूएसडी से 6300 यूएसडी पहुंच गया था 5 साल में। भारत को यदि 2036 के ओलंपिक्स मिलते हैं तो भारत 2036 तक जो ग्रोथ दिखा सकता है वो 10% के भी पार हो सकती है, क्योंकि आईएमएफ के अनुसार इस समय विश्व में भारत एकमात्र ऐसी बड़ी इकॉनमी है जो कुछ अच्छा करती हुई दिख रही है और इस ग्रोथ के साथ ओलंपिक ग्रोथ का मिलना कैन डू वंडर्स। और यह काम इस सरकार के नीचे हो जाए तो एक वर्ग को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और बस इसी कारण से भारत बड़ा इवेंट होस्ट नहीं कर सकता, मल्टीनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता या एक खराब होस्ट है, ये सब कहा जा रहा है। कुछ आर्टिकल्स तो यहां तक आ चुके हैं कि भारत की इकोनॉमी के लिए ओलंपिक करवाना बुरा होगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसे लेख जिन पेपर्स में लिखे जा रहे हैं उनका सब्सक्रिप्शन समाप्त कीजिए। ऐसे ट्वीट जो भी लिख रहा है उन्हें अनफॉलो कीजिए। सही जानकारी के लिए लोगों के साथ वीडियो के फॉर्म में या फिर मीम्स के फॉर्म में जो सही जानकारी है उसको शेयर कीजिए। ऐसे वर्क को आइसोलेट करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट्स में बताएं, शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सपोर्ट करें पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो अवश्य देखें जहां आपको आगे की जानकारी मिलेगी। पुनः मिलते हैं अगले